नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह और देखते हैं आज की वो कहानियां जिनको आपने अपने वोटों से पसंद किया है। पहली कहानी, शुभेंदु अधिकारी के चक्रव्यूह में कैसे फंसे अभिषेक बनर्जी। इस खबर को 19% लोग देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से बात करेंगे। समर्थ सिंह कहां गया, धरती निकल गई या आसमान खा गया। इस खबर को देखने के लिए 22% लोगों ने अपना वोट दिया है। और कॉकरोच जनता पार्टी कैसे सोशल मीडिया पर आई और छाई। इस खबर को 26% लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये नया फिनोमिना कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। 7:28 पर विस्तार से इस खबर को आपको बताता हूं। लेकिन जो खबर आज सबसे ज्यादा वोट पाकर एक बार फिर से नंबर 1 बनी है वो है भोपाल का ट्विशा केस। इसमें और कितने ट्विस्ट बाकी हैं? क्या जज रही गिरिबाला सिंह की पावरफुल लिस्ट इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है? आखिरकार ट्विशा को इंसाफ कब मिलेगा? इस खबर को देखने में 33% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है और यही चक्रव्यूह की आज भी कवर स्टोरी है। भोपाल का ट्विशा शर्मा सुसाइड केस अब सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह रसूख, प्रभाव और कानूनी दांवपेच की एक ऐसी उलझी हुई कहानी बन चुका है जिसकी चर्चा पूरे देश में बीते 5 दिनों से चल रही है। अब इस केस में एक और नया धमाका हुआ है। ट्विशा की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल्स अब सामने आ गई हैं। इन कॉल डिटेल्स में इस सीडीआर में उन लोगों के नंबर हैं जिन्हें 13 मई की रात को गिरिबाला सिंह से ताबड़तोड़ फोन किए गए थे। यानी ऐसे लोग जो भोपाल में, मध्य प्रदेश में रसूख रखते हैं, प्रभाव है जिनका न्यायिक व्यवस्था पर। ऐसे 5-10 नंबर नहीं है जिनको गिरिबाला सिंह ने फोन किया, ऐसे 46 नंबर जारी किए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गिरिबाला सिंह बैक टू बैक किसको फोन मिला रही थी और क्यों फोन मिला रही थी। सवाल यह भी है कि गिरिबाला सिंह ने किस किस को उस रात को उसके अगले दिन फोन किया। क्या गिरिबाला सिंह अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस पुलिसिया जांच को प्रभावित करना चाहती थी? क्या गिरिबाला सिंह संदिग्ध मौत से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जो रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके कृत्यों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पहले ट्विशा का एक नया वीडियो आज सामने आया है जो सोशल मीडिया पर सुबह से काफी ज्यादा वायरल है। किताबों की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 दिन पहले खुल चुकी है, हमने आपको दिखाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ट्विशा के ड्रग्स लेने की पुष्टि नहीं हुई थी, कोई ट्रेसेस नहीं मिले थे। गिरिबाला सिंह कानून की जानकार हैं, वहां पर पूर्व जज, जिला जज रह चुकी हैं, कानूनी दांवपेच को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। ऐसा हो सकता है कि अपने करियर के दौरान उन्होंने पारिवारिक विवादों को, दहेज की व्यवस्था को, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़े तमाम केसों के बारे में अध्ययन किया हो और फैसले भी सुनाए हो। जज के रूप में उन्हें ऐसे मामलों में गवाहियां, मेडिकल रिपोर्ट्स और सबूत देखने का अनुभव जरूर मिला होगा। क्या इसीलिए पहले ही दिन से गिरिबाला सिंह ने दिशा पर ड्रग्स लेने के गंभीर आरोप लगा दिए जिसकी पुष्टि तक नहीं हो पाई, ताकि इसे आत्महत्या का कारण बताकर खुद को और अपने बेटे समर्थ सिंह को बचा सके? ट्विशा का परिवार लगातार गिरिबाला सिंह पर उनकी बेटी की हत्या का आरोप लगा रहा है। परिवार की मांग है कि गिरिबाला की जमानत रद्द होनी चाहिए। ट्विशा शर्मा के परिवार वालों ने ही गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल्स सार्वजनिक कर दी है। आज परिवार की ओर से जारी इस प्रेस नोट में 46 से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर लिखे हैं। हालांकि हम ये नंबर ब्लर कर दे रहे हैं, जानबूझ के हम सब नंबर आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम किसी भी शख्स की प्राइवेसी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। एक भी नंबर या एक भी नंबर वाला इनोसेंट होगा, उसका नंबर अगर पब्लिक डोमेन में आया तो उसके साथ भी कहीं गलत ना हो जाए। जांच करना पुलिस और फैसला सुनाना कोर्ट का काम है, अदालतों का काम है। लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि इसमें जितने भी नंबर हैं उन सब की बारीकी से जांच होनी चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि उनके क्या संबंध रहे गिरिबाला सिंह के साथ, 13 मई को किन किन लोगों से क्या क्या बातें की गई थी। इसका पता लगना इस केस के तह तक जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
ट्विशा के परिवार का दावा है कि इस केस डिटेल में बड़े बड़े जजों के नंबर हैं। जी हाँ, जो नंबर हम छुपा रहे हैं उसमें कई सारे रिटायर्ड जजेस के नंबर हैं। भोपाल प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों, कई बड़े पुलिस अधिकारियों के नंबर हैं। कई बड़े पूर्व जजों के नंबर होने का दावा ट्विशा के परिवार ने किया है इसको जारी करते वक्त। दावा यह भी है कि इस लिस्ट में 2 नंबर उन टेक्नीशियंस के भी हैं, वो टेक्नीशियंस जो घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने और मेंटेन करने का काम करते थे। उनको क्यों बुलाया गया? जो परिवार है उसने खुद से इन्वेस्टिगेट करके कुछ नंबर्स निकाले जो अग्रिम जमानत याचिका लगाने के दौरान गिरिबाला की तरफ से अदालत को सौंपे गए थे, उनके वकील की तरफ से सौंपे गए थे। परिजनों का कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि 40 से ज्यादा नंबरों पे फोन किए गए, जिसमें अधिकतर जज थे और जो सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले लोगों तक को इन्फ्लुएंस किया गया। क्या ये पुलिस की जांच में आएगा या पुलिस इस नंबर्स को लेकर भी अब आगे जांच करेगी? देखो, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जो भी रेलेवेंट लगेगा, जो भी आवश्यक लगेगा, हम वो कार्रवाई करेंगे। इसमें परिजनों की शिकायत पर कोई कार्रवाई होगी या पुलिस के ही विवेकाधिकार में आता है? नहीं, वो तो देखो, जो भी इन्वेस्टिगेशन के रेलेवेंट फैक्ट हमारे सामने आएगा हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, लेकिन ट्विशा के परिवार को इसी इन्वेस्टिगेशन पर तो शक है। बार बार जो दावा किया जा रहा है वो यही है कि पुलिस इस पूरे मामले को बिगाड़ रही है। अब आपको एक फुटेज दिखाता हूं। आपको याद होगा 2 दिन पहले 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। ये सीसीटीवी फुटेज उसी 12 मई की रात का है जिस रात को ट्विशा की संदिग्ध मौत हुई थी। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में 10 मई की तारीख दिखाई दी थी। मैंने उस दिन भी, ये वो फुटेज है, मैंने उस दिन भी जब ये खबर आई थी उसी वक्त नोटिस में लाया था कि ये 10 तारीख की इसमें कैसे दिखाई दे रही है। और ये जो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जो बॉडी को नीचे लेके जा रहे हैं, बॉडी है या ट्विशा उस वक्त बेहोश हैं, ये भी क्लैरिटी नहीं है। ये 3 लोग कौन हैं? इनमें एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो समर्थ हो सकता है, लेकिन बाकी 2 लोग कौन हैं? और इन तीनों के बयान पुलिस ने लिए कि नहीं लिए? सवाल ये भी है कि आखिरकार पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही थी वो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा रहा है, ये सवाल क्लियर ही नहीं आ रहा है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर बार बार संदेह पैदा होता है कि क्या वाकई में भोपाल की पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है? क्या सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई थी? क्या 13 मई को पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने सीसीटीवी टेक्नीशियंस को टेम्परिंग करने के लिए घर बुलाया था? क्यों उन दोनों को फोन किया गया? क्या गिरिबाला उस फुटेज को छिपाना चाहती थी जो चेहरों को, जो चीज़ों को रिवील कर सकता था, जिसमें ट्विशा की संदिग्ध मौत का राज छिपा हो सकता है? जो फुटेज सामने आई है वो पूरी नहीं है, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है। ये साफ, अगर आप इस फुटेज को लगातार सीक्वेंस में देखेंगे तो कट्स दिखाई देते हैं, एक साथ एक वक्त का फुटेज नहीं है। इस फुटेज में ट्विशा सीढ़ियों से ऊपर जाती दिखती है, लेकिन समर्थ समेत बाकी के 2 युवक सीढ़ी से कब ऊपर गए ये नहीं साफ हुआ। इसको मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ 3 दिनों से। आखिरकार जो लड़के ऊपर गए वो कब गए, कहाँ से गए, और क्या कोई और सीढ़ी भी थी घर में जहां पे ये पहले से ऊपर जाके बैठे हुए थे, या पीछे से ऊपर गए? मेरा इन्वेस्टिगेशन ये कह रहा है कि ऊपर तक जाने का एक और रास्ता जरूर इस घर में था। हमारे पास इस बारे में ट्विशा के परिजनों ने इस बात को कंफर्म भी किया कि बाहर से भी सीढ़ियां थी। तो फिर पूरी सीसीटीवी फुटेज कहां है? क्यों अब तक पूरी सीसीटीवी फुटेज जारी ये परिवार या पुलिस नहीं कर रहा है? सवाल यह भी है कि क्या पूर्व जज के घर में सिर्फ एक ही सीसीटीवी लगा हो सकता है? इतना बड़ा घर, इतने लोग, इतना जज का घर, और केवल एक सीसीटीवी कैमरा? ये भी जांच के दायरे में आना चाहिए। घर में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं सबकी फुटेज 12 मई के शाम को 8 बजे से लेके बाद की आनी चाहिए, ताकि पता लगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। पूरी जांच की सख्त आवश्यकता है। टेक्नीशियंस को क्यों गिरिबाला सिंह ने अपने घर में 13 मई को बुलाया? क्या वो साबित करना चाहती थी? क्योंकि 13 मई की वो तारीख है जब गिरिबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी अपने लिए और अपने बेटों के लिए, और एंटीसिपेटरी बेल लगाने के साथ तमाम सबूत रखे थे जिसमें अपने कॉल डिटेल्स भी थे, CDR भी था। अब यही बात ट्विशा का परिवार कह रहा है कि गिरिबाला क्योंकि न्यायिक व्यवस्था को जानती हैं, भोपाल में सालों से काम कर रही हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही हैं इस जुडिशियल सिस्टम से लड़ने के लिए। परिवार लगातार सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच की मांग भी कर रहा है। हमारे साथ 2 लोग जुड़ रहे हैं, दोनों ट्विशा के परिवार से। लोकेश शर्मा जो कि ट्विशा के चाचा हैं, और आशीष शर्मा जो कि ट्विशा के कजिन ब्रदर हैं। लोकेश जी,
फोन कॉल की लिस्ट सार्वजनिक की गई आप लोगों की तरफ से, उसमें कई सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। गिरिबाला सिंह ने, आपको क्या लगता है 13 तारीख को इस इंसिडेंट के अगले दिन या इंसिडेंट होने के बाद 12 तारीख की रात को किन किन को फोन किया, क्या आप बता सकते हैं? घटना के बाद में इन्होंने, गिरिबाला सिंह जी ने जिन जिन को फोन किए उसमें वो उन लोगों के नंबर हैं जो बड़े अधिकारी हैं, जो इस समय यहाँ पदस्थ हैं भोपाल के अंदर, जिसमें लोकायुक्त हैं यहाँ के भोपाल के, उनके अंडर में जो पुलिस के बड़े अधिकारी रहते हैं वो हैं, और एम्स के जो डॉक्टर हैं वो हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं जिनको फोन किए गए हैं, वो उस लिस्ट के अंदर सारे वो मौजूद हैं नाम, जो कि हमें यहाँ की फाइंडिंग्स के बारे में बाद में पता चला कि ये इन लोगों के नाम है, और आधे से ज्यादा लोगों के नाम अभी भी नहीं पता लग पाए हैं कि वो लोग कौन है। लोकेश जी, आशीष जी, आपने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें सबके नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन हमने जिम्मेदार चैनल होने के नाते नाम नंबर छुपा लिए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई इनोसेंट हो उसका नंबर सार्वजनिक हो और वो पसंद ना करे। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन किया, क्या आपने इन नंबरों पर फोन किए, पता लगाने की कोशिश की कि कौन लोग हैं, गिरिबाला किनको फोन कर रही थी? देखिए, हमारे पास में वो कोई साधन नहीं है कि हम चेक कर सकें, ना हम इस, क्योंकि हमारे यहाँ पर मकसद ये सारा काम है पुलिस का करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का है। हम तो यहाँ पर सिर्फ न्याय के लिए पड़े हुए हैं, जो इस ऑफिस से लेके उस ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं निरंतर जी। तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, ना ये हमारा विषय है, ना हमारे इन्वेस्टिगेशन, ना हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है। सर, मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से जो है रखना चाहूंगा इस बात को कि किसी भी क्राइम में जो अभियुक्त होते हैं, सस्पेक्ट्स, एक्यूज्ड, जो भी उनको कहें, उनसे रिलेटेड जो भी जांच जो पुलिस को करनी होती है किसी भी केस में, उस घटना से पहले वो किस किस के संपर्क में थे, उस घटना के बाद वो किस किस के संपर्क में है, ये एक बेसिक एक्टिविटी जो हमें लगता है एज ए कॉमन सिटीजन की शायद पुलिस करती होगी, वो एक्टिविटी इस केस में भी की जानी चाहिए थी। अब एक चीज और बताइए, सीसीटीवी टेक्नीशियंस को फोन किया गया, आप लोगों के इस प्रेस नोट पे लिखा गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों सीसीटीवी, हमने लगातार जब ये फुटेज आया, मैं लगातार खुद बोल रहा हूं कि इसमें एक गलत डेट दिखाई दे रही है, उस पर 10/5 लिखा हुआ है, 12 तारीख का फुटेज नहीं है। क्या आपको लगता है कि टेम्परिंग करने के लिए इन टेक्नीशियंस को बुलाया गया होगा? टाइमिंग्स को लेके अलग अलग है, डेट्स अलग अलग हैं, जो सीडीओ की बात कर रहा हूँ, जिस आखिरी हम लोगों को दिखी है जी, पर करने के लिए सीसीटीवी के इंजीनियर्स को बुलाया गया। क्या आपको लगता है कि अब भोपाल से आपको न्याय नहीं मिलेगा? भोपाल की जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशनिंग अथॉरिटीज हैं, उन पर क्या आपको भरोसा नहीं है? सर, एब्सोल्युटली यस। अगर सर मान भी लिया जाए कि किसी को बेल मिलती है, तो इट इज ऑन सर्टेन कंडीशंस, कि मैं बाहर निकल के किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने का कोई काम नहीं करूंगा, टेम्पर नहीं करूंगा एविडेंसेस को। सर, लगातार पुलिस को कोऑपरेट करने की बजाय, मैंने जैसा आपसे कहा कि एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है, पुलिस ने लिया है, लगातार पुलिस को कोऑपरेट करने की बजाय आप प्रेस वार्ता अगर करें, या आप वापस अपने, आपने जैसे कहा कि कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष हैं, उस ऑफिस को आप रिज्यूम करें, उन्हीं जजेस के साथ आप वहां बैठें, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं? तो सुना आपने किस तरीके से लोकेश और आशीष बता रहे हैं इस पूरे मामले में क्या हुआ होगा। इन दोनों के साथ विस्तृत बातचीत है मेरी, वो आप टाइम्स नाउ नवभारत के प्लेटफॉर्म पर जाकर यूट्यूब पर इत्मीनान से पूरी बातचीत सुन सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं भोपाल की पुलिस पर भी और गिरिबाला सिंह पर भी लोकेश शर्मा और आशीष शर्मा। इस केस में दरअसल रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ट्विशा की सास और उसके भाई के बीच हुई बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। इस कथित ऑडियो की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, ना भारत पुष्टि करता है, लेकिन ये ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पहले आपको ये ऑडियो सुनाते हैं, फिर इसे चक्रव्यूह की कसौटी पर कसेंगे। I want to understand like why those questions have to arise as to beta if you have stepped further legal. Was there any point? Who asked this? Amar's distribution. I didn't say step with anybody. I said the Did you do- intimacy. Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor? When was this money? So no. What is the context? He was saying that he
She says, he said, it's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said, he said he's never said that. I don't know, he said and we said, we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Deshampura, Gwalior, I have worked with... Will you do it in the future? Yes. Is that not a relevant question? Isn't that a relevant question? Is it to your own babu? Why not? To any human being, I would ask the question. Somebody who's telling who has had this kind of an intimacy in the past. अपने बेटे की पत्नी अपने घर की बहू के बारे में बहुत ही उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़ी करती हुई गिरिबाला सिंह इस बातचीत में रिकॉर्ड हो गई हैं कथित तौर पर, जो कि ट्विशा के छोटे भाई और उनके बीच हुई थी। आपने सुना इस कथित ऑडियो टेप में ट्विशा के पुराने रिश्तों और निजी जिंदगी को लेकर सवाल जवाब किए गए। हर एक बार फिर आपको बता दें कि इस कथित ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये जांच एजेंसियों का काम है। दरअसल गिरिबाला सिंह लगातार ट्विशा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं। इस ऑडियो भी ट्विशा के रिलेशनशिप को लेकर दोनों के बीच बहस चल रही थी, वही बातचीत रिकॉर्डेड थी। ट्विशा तो अब हमारे बीच नहीं रही, क्या सच है क्या झूठ वो तो उसी के साथ चला गया, लेकिन उसकी मौत की गुत्थी दिनों दिन उलझती जा रही है, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। लेकिन जितने सवाल और सबूत सामने आ रहे हैं उसे देखकर सुनकर ऐसा लगता है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की भूमिका सवालों के घेरे में तो जरूर है। इस बीच मृतका के परिवार ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि गिरिबाला सिंह को जिला कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष पद से हटाया जाए, जो कि एक सरकारी पद है। एफआईआर में नाम है, सह अभियुक्त है गिरिबाला सिंह, लेकिन अभी भी इस पद पर वो बनी हुई है, सस्पेंड तक नहीं किया गया है, शो कॉज तक नहीं दिया गया है। परिवार का कहना है कि जब तक गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है तब तक वो ऐसे सरकारी पद पर कैसे रह सकती हैं, क्या ये उचित है? जिला जज से रिटायर होने के बाद गिरिबाला भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। पूर्व जज गिरिबाला सिंह अपने रसूख का कितना इस्तेमाल कर रही हैं ये तो अब जांच का विषय है, लेकिन उनके बेटे और ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह का पिछले 10 दिनों से फरार होना इस शंका को और बढ़ा दे रहा है कि कोई तो है जो समर्थ सिंह को बचा रहा है, कोई तो है जो उसे छुपा रहा है। हालांकि भोपाल पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर इनामी राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया। निचली अदालत ने भी समर्थ को 23 मई तक हर हाल में कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश जारी कर दिया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ समर्थ के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए हैं। पुलिस हाथ पहुंचाना नहीं चाह रही है या पुलिस जानबूझकर इस मामले में लीपापोती कर रही है? मेरे हिसाब से ये गलत है, किया गया है। और ये भी मैं कह रहा हूँ, ये जो किया गया पुलिस के परिजनों के दबाव बनाने की वजह से किया गया, क्योंकि न तो कोई स्थायी वारंट जारी हुआ है, और अगर इस तरह से किसी व्यक्ति के सरेंडर न करने पर उसके ऊपर इनाम की राशि बनाना, वो करना, घोषणा करना, उसको बढ़ाते चले जाना, उसकी बोली लगाना, ये शर्मनाक है और ये आम पब्लिक के लिए साथ एक छलावा है, एक धमकी है। इस स्टोरी के आगे बढ़ूं उसके पहले आपको बता दूं कि 2 बड़े कानूनी डेवलपमेंट्स और हुए हैं। ट्विशा के परिवार ने मन बना लिया है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, जबलपुर हाई कोर्ट में, और मांग करेगा कि पोस्टमार्टम 2 की उसको परमिशन मिले और बॉडी डिकम्पोज न होने पाए, इसकी वो गारंटी चाहता है। दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह का जो बेटा है समर्थ सिंह, जो कि ट्विशा का पति है, वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुका है आज। तो अब मामला भोपाल की अदालत से निकलकर हाई कोर्ट के पास जाता हुआ दिखाई देता है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, जो कि पश्चिम बंगाल से आई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऑपरेशन 4 की बात कर रहा हूं। क्या ये ऑपरेशन 4 किन 4 मोर्चों पर उनकी लड़ाई है और कैसे लड़ाई बंगाल के लिए भी और व्यक्तिगत उनके लिए भी जरूरी है, और वो व्यक्तिगत लड़ाई कैसे शुभेंदु अधिकारी वर्सेस बनर्जी होती जा रही है। बनर्जी यानी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। इसको विस्तार से समझने के लिए पहले शुभेंदु अधिकारी के ऑपरेशन 4 को आप समझ लीजिए। पहला मोर्चा जो उन्होंने खोला हुआ इस ऑपरेशन में भ्रष्टाचार से लड़ाई, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी है, अवैध निर्माणों पर प्रहार भी है और उसमें बुलडोजर भी चल रहे हैं। और उसी कड़ी में अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की जांच के लिए उनके घर पर नोटिस को चिपकाया गया है। दूसरा मोर्चा
बॉर्डर की सुरक्षा का है, ताकि घुसपैठिए बांग्लादेश में से आने या जाने में उनको दिक्कतें हो, घुसपैठियों पर रोक लग जाए। इसके लिए ज़मीन दिए जानी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान भी कर दिया है। तीसरा मोर्चा बकरीद को लेकर है। एक हफ्ते के बाद बकरीद है, उल्लास का त्यौहार है, लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने गाय काटने की बात कर एक खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ाया है और मुख्यमंत्री के लिए परेशानी खड़ी की है। चौथा मोर्चा वंदे मातरम को लेकर है। ये महान राष्ट्रगीत बंग भूमि पर जन्मे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जिसको स्कूलों में अनिवार्य किए जाने पर अब हंगामा बंगाल में ही बरपा हुआ है। शुभेंदु के इस ऑपरेशन 4 का विश्लेषण करें तो आपको लगेगा कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ का अनुसरण कर रहे हैं, उनका फॉलो कर रहे हैं। शुभेंदु किस तरह योगी आदित्यनाथ के मुरीद हैं, इसे आप चुनाव के दौरान देख चुके हैं। उनके चरणों में झुक गए थे, उनको प्रणाम किया था, तस्वीरें गवाह हैं। और अब बंगाल में योगी की तरह ही शुभेंदु के बुलडोजर भी अवैध इमारतों और अतिक्रमण गिराने लगे हैं। जिनके अवैध निर्माण है उन तक शुभेंदु के भी नोटिस खुद पहुंचने लगे हैं। आज अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में आने वाली फाल्टा सीट पर विधानसभा के चुनाव हो गए। उसके नतीजे तो रविवार को आएंगे। आज शाम 5 बजे तक की जो खबर है उसके मुताबिक 86% से ज़्यादा वोटिंग फाल्टा के इस उपचुनाव में हुई है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वहां से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान 2 दिन पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। अब सबकी नजरें वहीं टिकी हैं, क्योंकि ये चुनाव बंगाल में 2029 की ओर भी इशारा कर सकता है। वो टीएमसी का गढ़ रहा है। इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाया गया, जबकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक अभिषेक की कंपनी और उनके नाम पर कुल 24 प्रॉपर्टी है कोलकाता में। माननीय भाईपो बाबू কালকে প্রপার্টি লিস্ট আনলাম কলকাতা কর্পোরেশন থেকে। আপনার লিপসের বাউন্স 24টা प्रॉपर्टी कोलकाता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जो अभिषेक बनर्जी की इमारत शांति निकेतन, जो उनका घर है शांति निकेतन 188A, वहां की ये तस्वीरें हैं। ये इमारत हरीश मुखर्जी रोड पर कोलकाता में है। नोटिस चिपकाने के लिए आए अधिकारी से हमारे सहयोगी जो वहां मौजूद थे बाई चांस पुलकित नागर ने बातचीत की। सुनिए वो क्या कहते हैं। 11 प्रॉपर्टी अभी आज के लिए 11, आज के लिए 11 हैं। तो ये सभी अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई हैं लिप्स एंड बाउंड्स जी। उसका कंपनी है लिप्स एंड बाउंड। अच्छा, उनकी कंपनी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, टोटल 11 प्रॉपर्टी। तो ये इसी इलाके में है टोटल 11 प्रॉपर्टी है? कहाँ? ना, टोटल इसी इलाके में 11 प्रॉपर्टी है? ना इलाका नहीं है, कालीघाट में है। ये नोटिस कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी की तरफ से भेजा गया। जिन 17 संपत्तियों पर अवैध निर्माण के लिए नोटिस भेजा गया उसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं और कमर्शियल भी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वो शांति निकेतन वाली बिल्डिंग की है, जिस पर केएमसी के एक्ट 1980 की धारा 401 के तहत बिल्डिंग की मंजूरी का नक्शा और दूसरे दस्तावेज मांगे गए हैं। नगर निगम ने पहले 18 मई को नोटिस चिपकाया था, जिसे उखाड़कर फेंक दिया गया था। 20 मई यानी कल दोबारा नोटिस चिपकाया गया, लेकिन इस नोटिस को भी तुरंत हटा दिया गया। अब केएमसी अभिषेक बनर्जी और उनकी कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए सलाह मशवरा कर रही है। केएमसी ये चेतावनी भी दे रही है कि 1 हफ्ते के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिले या निर्माण अवैध पाए गए तो बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। केएमसी के जांच के दायरे में जितनी संपत्तियां हैं उनमें ज्यादातर अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के नाम पर है। पहले पुलिस और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोलकाता नगर निगम के लोग यहाँ पर सामने बैठे हैं। अभिषेक बनर्जी का ये घर है। ये कहा जा रहा है कि 17 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस लगाया है, जिन्हें अभिषेक बनर्जी के साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए रिसीविंग भी ले ली गई है। ये रिसीविंग आपको मिल गई है, इसकी रिसीविंग मिल गई है आपको। ये देखिए इस नोटिस की रिसीविंग भी ली गई है। मंगलवार को कोलकाता में टीएमसी की बैठक हुई थी। टाइम्स नाउ नवभारत को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने जो मीटिंग में अपने नेताओं से जो कहा वो हम आपको सुना देते हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारे राज्य में कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी वाले मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं है जो कैमरे पर पैसे लेते दिखाए। उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्हें जो करना है करने दो, मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो,
मैं इन चीज़ों से नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, ये कहा है अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु सरकार के लिए। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम कोलकाता के उन 2 घरों तक पहुंची जो कोलकाता के डीसीपी रहे शांतु सिन्हा विश्वास की हैं। विश्वास को ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। वो पहले 5F फर्न रोड पर रहते थे। करीब 1 साल पहले उन्होंने करोड़ों का एक और घर ले लिया। उसका पता है 3/2A फर्म रोड। उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर शांतनु रहते हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार का सवाल है तो दूसरी तरफ बकरीद से पहले गाय कटने को लेकर माहौल भी बंगाल में गर्मा गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का दम भरने वाले हुमायूं कबीर ने गोमांस की खरीद बिक्री वाले शुभेंदु सरकार के फैसले का विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि संविधान की बात छोड़िए, वो अपनी कुरान के हिसाब से फैसला लेकर रहेंगे। ये आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। तो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। सरकार ने मवेशियों या भैंसों की हत्या के लिए जो नियम जारी किए उस पर ही ये हंगामा मचा है। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और वो फिटनेस सर्टिफिकेट किसी नगर पालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर ही जारी किया जा सकता है। इसके अलावा शुभेंदु सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि जानवरों की हत्या केवल नगर पालिका के बूचड़खाने या स्थानीय प्रशासन से निर्धारित बूचड़खानों में ही की जाएगी। बकरीद सर पर है, इसीलिए तमाम कदम उठाए गए हैं। हुमायूं कबीर से अलग हटकर फुरफुरा शरीफ की तरफ से कहा गया कि गाय काटने की बात बेतुकी है। वहीं टीएमसी आरोप लगा रही है कि वो मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो समाज में बंटवारा करने वाले की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में नजर आए। आमतौर पर सफेद कुर्ता पहनने वाले शुभेंदु ने शपथ के समय, आपको याद होगा, भगवा कुर्ता पहना हुआ था। ये संदेश दिया था कि उनका एजेंडा क्या हो सकता है। उसी एजेंडे में पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि अब बंगाल के सभी मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम, इसको गाना अनिवार्य होगा। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है। वंदे मातरम के प्रति किसी भी तरह की सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पृश्यता स्वीकार नहीं होगी। ये सबका सब राजनीतिक षड्यंत्र है जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान नफरत फैलती है और जानबूझकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। रिलीजियस राइट जो है आम आदमी को, वो भी छीना जाता है। वंदे मातरम के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं तो उनको देशद्रोही ही कहूँगा जो वंदे मातरम का सीधा विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मुद्दा जो बंगाल के इस बार के विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकला था, पड़ोस के बांग्लादेश से घुसपैठियों का सवाल। बीजेपी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचान करेंगे, हटाएंगे और बाहर निकालेंगे रणनीति अपनाने का वादा किया था। अब सरकार बन गई है तो शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमा पर बाउंड्री लगाने के लिए 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। बात करते हैं आज की अगली एक और बड़ी और दिलचस्प स्टोरी की। इन दिनों इंडियन सोशल मीडिया स्पेस में एक अजीबो-गरीब नाम की पार्टी ने तहलका मचा रखा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक सोशल मीडिया सटायर पेज है, व्यंग है, जिसने महज 5 दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन से ज्यादा यानी 1.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करके सबको हैरान कर दिया है। चक्रव्यूह में अब बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और युवाओं के एक अनूठे प्रयास ने इंटरनेट पर इतिहास रच दिया है। है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी पर किचकिच जमकर मची हुई है। सोशल मीडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है 5 दिन पहले 16 मई को। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले एक स्टूडेंट अभिजीत दिपके ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया। दिपके ने लोगों को एक मॉक पार्टी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने का न्योता दिया। ये आपको दिपके दिख रहे हैं
जो चीज़ महज एक ऑनलाइन मजाक या सटायर के तौर पर शुरू हुई थी, उसने देखते ही देखते 100 घंटों में देश के इंटरनेट यूजर्स और युवाओं के बीच एक बड़े सोशल मीडिया रिस्पॉन्स का रूप ले लिया। इस पेज पर अब तक 50 से ज़्यादा पोस्ट शेयर किए जा चुके हैं, जिनमें देश के ताज़ा हालात, परीक्षाओं, पेपर लीक के साथ साथ युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बेहद मज़ेदार मीम्स और रील्स बनाए गए हैं। इस पार्टी के इस अनोखे और अजीबोगरीब नाम के पीछे जुडिशरी की एक हालिया टिप्पणी का बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। दरअसल 15 मई को अदालती सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी देश के सबसे बड़े न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कथित तौर पर एक टिप्पणी सामने आई थी, जिसमें कॉकरोच का जिक्र था। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स, आरटीआई एक्टिविस्ट और बेरोजगार युवाओं की तुलना को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत से आई इस टिप्पणी को लेकर नैरेटिव वॉर छिड़ गया था। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी पर बहुत से लोग परेशान हो गए थे। कुछ लोगों ने अपने हैंडल्स का नाम कर लिया था कि हाँ, मैं कॉकरोच हूं, यस आई एम कॉकरोच। हालांकि इस पर फौरन स्थिति साफ करते हुए अगले ही दिन सीजेआई साहब ने साफ किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, गलत रिपोर्टिंग हुई है। अदालत का इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन तब तक इंटरनेट की दुनिया में इस पर नैरेटिव तेज हो चुका था। अभिजीत दीपके ने इसी अदालती टिप्पणी की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर युवाओं की आवाज को एक व्यंग्यात्मक सटायर के तौर पर प्लेटफॉर्म देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का एक गूगल फॉर्म जारी कर दिया। इस डिजिटल आंदोलन की रफ्तार जितनी तेजी से रही, उसके साथ जुड़े विवाद भी उतनी ही तेजी से सामने आए। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रही इस पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को आज भारत में अचानक बंद कर दिया गया। अकाउंट बंद होने से पहले एक्स पर इस पार्टी के 1,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। 4 दिन के अंदर 1,60,000। इस वक्त एक्स पर इस पार्टी का अकाउंट ओपन करने पर साफ लिखा आ रहा है कि लीगल डिमांड के चलते कॉकरोच जनता पार्टी के इस अकाउंट को फिलहाल विदहेल्ड कर दिया गया है। ये देखिए, ऐसा स्नैपशॉट आपको दिखाई देगा, ऐसा ग्रैब दिखाएगा अगर आप एक्स पे जाके कॉकरोच जनता पार्टी लिखते हैं तो। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के मुताबिक पहले उनके इस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई और जब हैकिंग नाकाम रही तो इसे बंद करा दिया गया। एक्स अकाउंट पर लगी पाबंदी के बावजूद इंस्टाग्राम पर इस पेज की और उसके फॉलोअर की रफ्तार कम नहीं हुई है। यहां पर फॉलोअर्स का आंकड़ा बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा है। लॉन्च के महज 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर सीजेपी के फॉलोअर्स 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए। 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टा अकाउंट की शुरुआत होती है। पहले दिन 0 से कुछ हजार फॉलोअर बनते हैं। अगले 48 घंटे में यानी 17-18 मई को फॉलोअर्स की तादाद 5 लाख यानी 500,000 तक हो जाती है। तीसरे दिन यानी 19 मई को फॉलोअर्स 20 लाख के पार हो जाते हैं। 20 मई को 1 करोड़ यानी करीब 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। और अब तक फॉलोअर्स की तादाद, जब तक ये खबर लिखी गई, 15.5 मिलियन यानी करीब 1.5 करोड़ के पार हो चुकी है। देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन यानी आधे, सीजेपी से आधे हैं। जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कि कांग्रेस को कहा जाता है, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं 13.3 मिलियन फॉलोअर्स, यानी ये भी सीजेपी से कहीं पीछे छूट गई है। करीब 1.5 दशक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी के इस वक्त इंस्टाग्राम पे 1.9 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स हैं। मैं आम आदमी पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस अभिजीत दीपके के बारे में कहा गया कि आम आदमी पार्टी से जुड़े रहें। अब सवाल उठता है कि इस पूरे डिजिटल नैरेटिव को गढ़ने वाले अभिजीत आखिरकार हैं कौन? जान लीजिए इनके बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का कॉन्सेप्ट अभिजीत दीपके ये मात्र 30 साल के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, यानी नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और पॉलिटिकल ओपिनियन का डिजिटल मीडिया पर कैसे प्रोपोगेट करना है, कैसे प्रभाव छोड़ना है, उसकी महारत इनको हासिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत दीपके 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव अभियानों से सीधे तौर पर जुड़े रहे और अभिजीत इस बात को बताते भी हैं। अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है और अभी इस वक्त अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिजीत ने एक इंटरव्यू में बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया। अभिजीत ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी को खड़ा करने में
उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा हथियार बनाया। अभिजीत और उनके 2 दोस्तों ने बिना किसी जटिल कोडिंग या प्रोग्रामिंग भाषा को सीखे महज 1 घंटे के भीतर अपनी पूरी वेबसाइट और AI जनरेटेड एंथम को तैयार कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट है cockroachjantapart.org। वेबसाइट के कवर पेज पर ही इसे आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज बताया गया है। पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। ये सटायर है, मैं फिर से बोल दूं, ये पार्टी नहीं है, ये सटायर, ये व्यंग है और व्यंग ने पूरा रेज बना हुआ है। पहला वादा किया गया है कि अगर CJP सत्ता में आई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। दूसरे वादे में कहा गया है कि एक भी असली वोटर का नाम कटा तो चुनाव आयोग पर कार्रवाई की जाएगी और UAPA के तहत गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि मताधिकार छीनना आतंकवाद की कार्रवाई है। तीसरे वादे में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है। चौथा वादा किया गया है कि प्रभावशाली बिजनेसमैन से जुड़े मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और पांचवा और आखिरी वादा है कि विधायक या सांसद MP के पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर अयोग्य ठहराया जाएगा और चुनाव लड़ने पर सार्वजनिक पद हासिल करने पर 20 साल के लिए रोक लगेगी। अब सवाल है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी में कौन शामिल हो सकता है, कौन इसका मेंबर बन सकता है। उसके लिए भी क्राइटेरिया अभिजीत दीपके ने दिया हुआ है। ये कहते हैं वही लोग CJP के मेंबर्स हो सकते हैं जो जबरन मर्जी से निश्चित रूप से बेरोजगार हो, शारीरिक तौर पर शिथिल हो लेकिन मन अस्थिर हो, यानी आलसी हो, हमेशा ऑनलाइन रहें, कम से कम 11 घंटे तक ऑनलाइन रहें और यहां तक कि बाथरूम जाएं तो भी ऑनलाइन रहें। पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने में महारत हासिल हो, बशर्ते वो तीखी और खरी हो और ऐसे मुद्दे उठाएं जो सचमुच मायने रखते हो। कॉकरोच जनता पार्टी का ये डिजिटल फिनोमिना सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की मुख्यधारा की राजनीति के बड़े चेहरों ने भी इस पर अपनी नजरें अब इनायत कर दी हैं। यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, TMC की सांसद महुआ मोइत्रा से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तक सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर अब रिएक्शन दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया BJP बनाम CJP। पोस्ट महज 3 शब्दों का है, लेकिन इसने यूपी के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गरमा दिया है। BJP बनाम PDA की बातें करने वाले अखिलेश का BJP बनाम CJP लिखना जेन Z की उम्मीदों के सोशल मीडिया नैरेटिव से जोड़कर देखा गया। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर इसे बड़े गेम प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी स्नैप और थिंक टैंक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 37.7 करोड़ जेनजी है, जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी पीढ़ी है और यह चीन के जेनजी की आबादी से भी ज्यादा है। इस वक्त देश के कुल उपभोक्ता खर्च का 43% यानी $860 अरब खर्च यही पीढ़ी करती है। अनुमान है कि 2030 तक इस पीढ़ी की न सिर्फ ताकत बढ़ेगी, बल्कि इसका उपभोक्ता खर्च $1.3 ट्रिलियन और 2035 तक तो $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब यह है कि भविष्य में देश का हर दूसरा रुपया इसी जेन जी के द्वारा खर्च किया जाएगा। और अब बात करते हैं पब्लिक व्यू की। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं। अविनाश पांडे CJP पर क्या लिखते हैं। बिग बॉस में जाने वाले एक सेलिब्रिटी भी वर्सोवा से चुनाव लड़े थे। 5 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले थे। सोशल मीडिया रीच सफलता की गारंटी नहीं है। जनता रील और रियल का अंतर जानती है। एक और पब्लिक व्यू लेते हैं अरुण पांडे साहब का, जो कि ट्विशा के केस पर है। ट्विशा शर्मा केस में खड़े किए कई बड़े सवाल। आरोपी पति समर्थ सिंह अभी तक फरार है। ट्विशा के फरार पति की पुलिस को तलाश है। ट्विशा शर्मा के साथ न्याय होना चाहिए। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।